वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लिटरेचर रिव्यू का जो टॉपिक है वो हाफ़ हुआ था। नॉर्मली ये चैप्टर नंबर 4 आपका कंप्लीट लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड और ये आपका फुल फ्लैज 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। बेटे देखें, इसमें जो दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं वो ये है सर्चिंग फॉर लिटरेचर। आपने देख लिया लिटरेचर रिव्यू क्या होता है और कौन कौन से सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। अब बेटे उसके बाद ये है कि आप लिटरेचर को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल, एक रिसर्चर जो है वो मैनुअली जो है वो सर्च कर सकता है लिटरेचर को, जर्नल, बुक्स और दूसरे सोर्सेज देख के अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अब आपके लिए ये पॉसिबल बना लिया है कि आप जो है वो अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को लोकेट कर सकें कि वो कहाँ पर मौजूद है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। हर लाइब्रेरी जो है उसमें कंप्यूटर ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में लोकेशन का पता चल जाता है। आप वहाँ पे कीवर्ड्स में जो है वो जाके मेंशन करते हैं अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को, और कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस जो है वो आपके सामने उस कीवर्ड्स, उस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्फो को प्रेजेंट कर देता है। उससे रिलेटेड जो जर्नल्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, बिब्लियोग्राफिक्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो आपके सामने क्लियर कर देते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस को यूज़ करने के बड़े फ़ायदे हैं। पहला ये है कि इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। सेकंड ये है कि इसमें कंप्रीहेंसिव लिस्टिंग एंड रिव्यू ऑफ रेफरेंसेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से जो रिलेटेड रिव्यूज़, रेफरेंसेस जो हैं वो पड़े होते हैं। थर्ड, गेनिंग एक्सेस टू देम इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, के कंप्यूटराइज तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिकली जर्नल्स को डेटाबेस तक रसाई हासिल करते हैं जो इनएक्सपेंसिव तरीक़ेकार होता है। ठीक है, तो इस तरह बेटे कि ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो चुके हैं। तो बहुत सी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो आपको अब इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज तक रसाई देती हैं, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स आ जाते हैं कि अब लाइब्रेरीज़ ने जर्नल्स के साथ सब्सक्रिप्शन हासिल की होती है जहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं और वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। फिर फुल टेक्स्ट डेटाबेस होता है, आपको एक आर्टिकल का फुल टेक्स्ट जो है वो मिल जाता है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल किसी जर्नल को एक्सेस करने की कोशिश करें तो मे बी आपके सामने आर्टिकल ओपन ना हो, लेकिन लाइब्रेरीज़ ने इन जर्नल्स की फुल एक्सेस हासिल की होती है, इनकी सब्सक्रिप्शन गेन की होती है, इसलिए आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी के सोर्सेज से फुल टेक्स्ट मिल जाता है किसी भी डेटाबेस का। फिर आपको बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस मिल जाता है। बिब्लियोग्राफिक का मतलब होता है ऑथर का नेम, ठीक है, आर्टिकल जो उसने लिखा है, सोर्स ऑफ पब्लिकेशन, ईयर, कौन से ईयर में उसने लिखा है, वॉल्यूम नंबर कौन सा था, यानी कि किस जर्नल के किस वॉल्यूम, जर्नल्स के वॉल्यूम होते हैं उसमें पब्लिश हुआ, पेज नंबर क्या था। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कहलाती है। इससे आपको उस आर्टिकल को लोकेट करना आसान हो जाता है, आपका उसको सर्च करना आसान हो जाता है। फिर बेटे एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेसेस जो हैं वो आर्टिकल की समरी प्रोवाइड करते हैं। इसमें फुल टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन इसमें आपको एक रिव्यू समरी मिल जाती है जिससे आपको काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये बेटे डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटराइज्ड वे में ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ की मदद से डिफरेंट तरह के लिटरेचर को एक्सेस कर सकते हैं। अब बेटे जब आपने एक ऑनलाइन सिस्टम को यूज़ किया और अपने लिटरेचर को सर्च कर रहे हैं अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह से लिटरेचर को एक्सेस करने लगते हैं तो बेटे आपके सामने हंड्रेड्स या इससे ज़्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिर्फ रेलिवेंट बुक्स और आर्टिकल्स को सेलेक्ट करें। आपको एट अ ग्लैंस आपके सामने जो रिजल्ट्स आते हैं, सर्च रिजल्ट्स आते हैं, उनके टाइटल को देख के, यानी कि आर्टिकल्स या बुक्स के टाइटल को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड। इसके अलावा आप आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट हाके को कहते हैं कि किसी भी आर्टिकल के स्टार्ट पे एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें उसका ओवरऑल रिव्यू होता है, उसके स्टडी का नेम, पर्पस, जनरल उसने क्या रिसर्च स्ट्रैटेजी यूज़ की है, फाइंडिंग्स क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो एक गुड एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आपको इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये आर्टिकल आपकी स्टडी के लिए रेलिवेंट है या नहीं। एक आर्टिकल का इंट्रोडक्शन जो है वो आपको एक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्लियर कट रिव्यू प्रोवाइड कर देता है और आपको स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का पता चल जाता है। इसके बाद बेटे आप रिसर्च क्वेश्चंस को देख सकते हैं एट अ ग्लांस कि स्टडी के रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की है। टेबल ऑफ कंटेंट्स और फर्स्ट चैप्टर किसी भी आर्टिकल या बुक का आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि क्या ये मेरे टॉपिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं। तो एक गुड लिटरेचर रिव्यू जो है उसके अंदर रेफरेंसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लिटरेचर रिव्यू आप देख रहे हैं उसके अंदर फर्दर रेफरेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। इस तरह आपके सामने जो है वो डिफरेंट ऑथर्स जो कि उस टॉपिक से जिन्होंने रिसर्च की होती है वो आपके सामने आ जाते हैं
और अगर आप किसी आर्टिकल के अंदर मज़ीद कोई जो सोर्सेज हैं, ये मज़ीद कोई आर्टिकल साइट हुए हुए हैं, यानी कि लिखे हुए हैं कि उसने ये वाली बात इस आर्टिकल से ली, तो आपका उन आर्टिकल्स और बुक्स को असेस करना भी बड़ा ज़रूरी है, इवन कि वो वर्क 30 से 40 साल पुराना हो। ठीक है, जब आपने जिस राइटर का, जिस ऑथर की आप रिसर्च पढ़ रहे हैं, उसने अपनी रिसर्च के अंदर लिटरेचर में 30-40 साल पुराने ऑथर्स या राइटर्स के या रिसर्चर्स के वर्क को साइट किया हुआ है, तो आपने उनका भी आइडिया लेना है, उनको भी स्टडी करनी है। इसके अलावा बेटे नॉर्मली ये कहा जाता है कि आप रीसेंट रिसर्च की क्वालिटी को असेस करें। ठीक है, आप अपनी लिटरेचर रिव्यू में कुछ क्वेश्चंस को आस्क करें। वो क्या है? इज़ द मेन रिसर्च क्वेश्चन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन अ क्लियर एंड एनालिटिकल वे, कि आप जो भी लिटरेचर यूज़ कर रहे हैं उसमें रिसर्च का क्वेश्चन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर तरीके से प्रेजेंट हुई है। इज़ द रेलिवेंस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन मेड ट्रांसपेरेंट, कि जो रिसर्च क्वेश्चन है वो आपसे रेलिवेंट है, क्लियर कट ट्रांसपेरेंट है वो आपके सामने। डज दिस स्टडी बिल्ड डायरेक्टली अपॉन प्रीवियस रिसर्च, क्या ये स्टडी जो है वो किसी प्रीवियस रिसर्च के ऊपर बेस कर रही है। विल द स्टडी मेक अ कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, क्या ये स्टडी जो है वो किसी फील्ड के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही है, खिदमात दे रही है। इज़ देयर अ थ्योरी दैट गाइड्स द रिसर्च, क्या इस रिसर्च को गाइड करने के लिए कोई थ्योरेटिकल बेस मौजूद है। इज़ द थ्योरी डिस्क्राइब्स रेलिवेंट एंड इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन एन अंडरस्टैंडेबल स्ट्रक्चर्ड एंड कन्विंसिंग मैनर, क्या ये थ्योरी जो है वो रेलिवेंट है और ये अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट हुई है। आर द मैथड्स यूज्ड इन द स्टडी एक्सप्लेन्ड इन अ क्लियर मैनर, जो भी स्टडी में मैथड्स यूज़ हुए हैं वो क्या क्लियर मैनर में एक्सप्लेन किए गए हैं। इज़ द चॉइस ऑफ सर्टन मैथड्स मोटिवेटेड इन अ कन्विंसिंग वे, आपने जो भी मैथड स्टडी में यूज़ किए हैं रिसर्चर ने, क्या उसने उन पे आपको कन्विंस करने के काबिल हुआ है। इज़ द सैम्पल अप्रोप्रिएट, उसने जो भी सैम्पल यूज़ किया है जिस पर उसने रिसर्च किया है क्या वो अप्रोप्रिएट था। उसने जो भी क्वेश्चनर डिज़ाइन किया था क्या वो अप्रोप्रिएट है। उसने जो भी वेरिएबल्स यूज़ किए क्या वो वैलिड एंड रिलायबल हैं। हैज़ द ऑथर यूज्ड अप्रोप्रिएट क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक्स, क्या उसने रिसर्च की प्रॉपर क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ किया है। ठीक है, डू द कंक्लूजन्स रिजल्ट फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, उसने जो भी कंक्लूजन ड्रा किया क्या वो स्टडी की फाइंडिंग से लगता है कि यही कंक्लूजन होना चाहिए था। क्या कंक्लूजन उसके रिसर्च क्वेश्चन का क्लियर आंसर दे रहा है। क्या ऑथर ने स्टडी की कुछ लिमिटेशंस और रुकावटों को मेंशन किया है कि मुझे क्या क्या रुकावटें फेस करनी पड़ी या मेरी स्टडी में क्या खामियां हैं। हैज़ द ऑथर प्रेजेंटेड द लिमिटेशन इन द आर्टिकल, और उसने ये लिमिटेशंस, रुकावटें, हर्डल्स, डेफिशिएंसीज आर्टिकल में प्रेजेंट की हैं कि मेरे से ये चीज़ जो है वो नहीं हो सकी। तो बेटे एक जर्नल, जिस जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश होता है, नॉर्मली जो आर्टिकल्स होते हैं जो रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं उसको आर्टिकल्स कहते हैं, और वो बड़े बड़े जर्नल्स में जो है वो पब्लिश होते हैं। तो जर्नल की क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जर्नल जितना ज़्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड होगा उतनी ज़्यादा उस आर्टिकल की क्वालिटी होगी। मीन्स कि अगर आपके आर्टिकल की क्वालिटी होगी तो आप किसी अच्छे जर्नल में उसे पब्लिश करने के काबिल होंगे। तो इसमें आप ये क्वेश्चन आप पूछते हैं, इज़ द जर्नल पीयर रिव्यूड, क्या ये जर्नल जिसमें ये आर्टिकल पढ़ा है क्या इस पे यानी कि एक्सपर्ट्स जो है वो रिव्यू करते हैं, क्या एक पूरे रिव्यू प्रोसेस से ये गुजरा है ये आर्टिकल पब्लिश होने से पहले। इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर देखा जाता है। इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब जो है वो ये होता है कि जिस एक जर्नल के आर्टिकल्स की जितने ज़्यादा रेफरेंसेस रिसर्च स्टडीज़ में दिए जाते हैं उस जर्नल का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होता है। मसलन एमराल्ड जो है वो एक बहुत बड़ा जर्नल है, तो वहाँ पे जो है बिज़नेस जर्नल है, तो वहाँ पे बेटे देखें कि अगर आर्टिकल्स जो हैं वहाँ पे जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं अगर वो आर्टिकल्स बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड हैं और बहुत रिसर्चर्स उनको अपने रिसर्च आर्टिकल्स में साइट करते हैं, कोट करते हैं, तो उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर आपने चेक करना है कि आप जिस भी आर्टिकल को देख रहे हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए वो आर्टिकल किस जर्नल से बिलोंग करता है और क्या उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, अच्छा है। तो इस तरह बेटे आप जो है वो आर्टिकल्स या बुक्स की रेलिवेंस और उनकी वैल्यू को असेस कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि भाई ये कौन से जर्नल में पब्लिश हुए हुए हैं, कितनी इनकी साइटेशंस हैं, यानी कि इन्हें कितना कोट किया गया है, किस साल जो है ये पब्लिश हुए थे, और इस आर्टिकल या बुक की ओवरऑल क्वालिटी कितनी है। जब आपने बेटे लिटरेचर रिव्यू को एनालाइज कर लिया तो थर्ड काम अब बेटे जो आपने करना है वो है इस लिटरेचर रिव्यू को अपनी रिसर्च में आपने डॉक्यूमेंट करना है, यानी कि लिखना है। रिसर्च का 4th चैप्टर इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटिंग द लिटरेचर रिव्यू। आपने जितना लिटरेचर रिव्यू किया, आपने देखा, अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड रिसर्चर्स की स्टडीज़ को आपने देखा, उनके एब्स्ट्रैक्ट को देखा, उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चंस, उनकी डिज़ाइंस, मेथडोलॉजीज़, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स को देखा। अब आपने इस लिटरेचर रिव्यू को डॉक्यूमेंट करना होता है अपनी रिसर्च के अंदर, रीडर को कन्विंस करने के लिए कि मैंने एक नॉलेजेबल किस्म का काम किया है, मुझे अपने प्रॉब्लम एरिया से रिलेटेड अच्छा खासा नॉलेज था और मैंने बहुत ज़्यादा प्रिलिमिनरी हार्डवर्क किया है, होमवर्क किया है अपनी रिसर्च से रिलेटेड, इस स्टडी से रिलेटेड जो प्रीवियस ऑथर्स हैं उनकी स्टडीज़ को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया, इन्वेस्टिगेट किया।
तो बेटे लिटरेचर सर्वे का मकसद ये होता है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को, एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जिस पर डिफरेंट ऑथर्स ने, रिसर्चर्स ने काम किया है, आप उस सब को एक लॉजिकल मैनर में जो है वो लेकर आएँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके आना, डेट वाइज ऑर्डर में लेकर आना है, ठीक है, अनकोऑर्डिनेटेड इन्फॉर्मेशन को अपने सामने लेके आना। आपका मकसद ये होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करना है, सेमराइज नहीं करना है। सिंथेसाइज करने का मतलब ये होता है टू कंबाइन टू और मोर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू होल। इस तरीके से दो पीसीस को जोड़ें कि एक नया होल बन जाए, पूरा मुकम्मल वो हो जाए। तो लिटरेचर रिव्यू में आप जो है वो ऐसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को रीड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जिससे आपको ओवरऑल अपने रिसर्च की फाइंडिंग्स को ड्रॉ करने में, कंक्लूजन को ड्रॉ करने में हेल्प मिले। तो लिटरेचर रिव्यू को मेंशन करने के जो है वो तरीक़ेकार होते हैं। लिटरेचर रिव्यू जब आप लिखते हैं कि मसलन मिस्टर अहमद ने जो है वो 2019 में एक स्टडी की और उसमें मेरे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड उन्होंने ये बात की कि एब्सेंटिज्म का जो है वो क्या इम्पैक्ट है, या एब्सेंटिज्म के ऊपर पे रेट्स का क्या इम्पैक्ट है। तो सपोज़ करें अब आपने इसको जो है वो अपने लिटरेचर रिव्यू आपने पढ़ लिया, अब आपने इसको अपने चैप्टर में इंक्लूड करना है। आपने लिखना है कि भैया आपने मिस्टर अहमद की स्टडी को पढ़ा और आपने उसमें देखा कि एब्सेंटिज्म के ऊपर पे स्केल का इफेक्ट होता है। तो बेटे उसको लिखने का एक तरीक़ेकार होता है, इसे कहते हैं साइटिंग रेफरेंसेस, ठीक है। किसी का रेफरेंस देना, किसी की रिसर्च स्टडी को, अपने टॉपिक से रिलेटेड किसी की रिसर्च स्टडी को कोट करना, लिखना, इसे कहते हैं साइटिंग रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस को साइट करने के कुछ एक्सेप्टेबल तरीक़ेकार होते हैं। नॉर्मली जो पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाता है वो बेटे APA स्टाइल है। इसे कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 2012 में स्टाइल दिया, जिसमें आप नॉर्मली जो है वो इस तरीके से जो है वो मेंशन करते हैं, जिस तरह ऊपर जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि जो एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की है। तो उसमें देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने ब्रैकेट में लगाया हुआ है जीरोगोपोलस एंड टेननबाउम ने 1957 में। इस तरीके से आप उसको ब्रैकेट में लिख के फिर उनका जो है वो सन मेंशन करते हैं कि उन्होंने किस सन में जो है वो बात की हुई है। तो इस तरीके से बेटे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। दूसरा तरीक़ेकार शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल है, फिर ट्रोबेन मैनुअल फॉर राइटर्स है। ये 2-3 तरीक़ेकार हैं, लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मली APA स्टाइल जो है वो फॉलो किया जाता है साइटेशंस करने के लिए, यानी कि रिसर्चर्स की फाइंडिंग्स को या उनकी स्टडी को कोट करने के लिए, रेफ़र करने के लिए। तो आप भी अपनी रिसर्च जब करते हैं तो रिसर्च में आपका 4th स्टेप है कि आपने लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताना होता है कि आपने कौन कौन से लिटरेचर को रिव्यू किया, देखा, किस बुक से, जर्नल से, आर्टिकल से, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से आपको अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली, कौन सा ऑथर था, उसने किस सन में ये काम किया, कौन सा उसका जो है उसकी स्टडी आर्टिकल का जो है वो टॉपिक क्या था। ये सारा कुछ आपने जो है वो मेंशन करना होता है। और आप अब तो सॉफ्टवेयर है बाकायदा, एंड नोट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जो है वो इस तरह फीड कर सकती हैं। आप उसमें लिख सकती हैं जर्नल का नेम, आर्टिकल का नेम, कि ये वाला आर्टिकल है, ये उसका राइटर है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपकी पेपर के एंड पे, यानी कि आपके वर्ड के पेज के एंड पे एक बिब्लियोग्राफी एंटर करता जाता है, ठीक है। एक जो है ना वो साइटेशंस एंटर होती जाती हैं, रेफरेंसेस एंटर होते जाते हैं। तो ये बेटे अब तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम हो जाता है, लेकिन APA स्टाइल जो है वो नॉर्मली फॉलो किया जाता है इस मकसद के लिए। उसके बाद बेटे एथिकल इश्यूज़ हैं कि अब आपने ये देखना है लिटरेचर रिव्यू में आपने एक चीज़ का बड़ा 2 किस्म के पिटफॉल्स का आपने बड़ा आइडिया रखना है। पहला काम कि आपने दूसरों के वर्क्स को मिस रिप्रेजेंट नहीं करना, उनके व्यू पॉइंट्स, उनके आइडियाज़, मॉडल्स, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशंस की गलत बयानी नहीं करनी। दूसरा बेटे प्लेजरिज्म का है कि आपने ऑथर के ओरिजिनल वर्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स और आइडियाज़ को जो है वो ऐसे ही नहीं यूज़ कर देना, यानी कि आप उनके आइडियाज़, उनके आर्ग्यूमेंट्स और वर्ड्स को ऐसे बना के यूज़ कर लें जैसे ये आपने लिखे हैं, ठीक है। आपने लिटरेचर रिव्यू में तो उनकी बात ही करनी है, लेकिन नीचे जो आपने रिसर्च करनी है वो रिसर्च जो है वो सारी आपकी अपनी हो। प्लेजरिज्म मीन्स कि वो कॉपीड ना हो, आप किसी और के आइडियाज़, स्टडी को अपनी रिसर्च बना के प्रेजेंट ना कर दें। तो इस तरह जब आप जानबूझ के मिस रिप्रेजेंट करते हैं और प्लेजरिज्म करते हैं तो ये बेटे फ्रॉड है। और जिस तरह अब इंफॉर्मेशन एज है, अब कॉपिंग पेस्टिंग जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आम चीज़ बन चुकी है और ये बड़ा सिंपल काम हो चुका है। लेकिन बेटे इस तरह की जब आप कॉपी वगैरह करते हैं तो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। वो आपको ये भी इवन के बता देते हैं, जब आप वो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर अपनी रिसर्च स्टडी के ऊपर अप्लाई करें तो सारे वो लाइंस हाईलाइट हो जाती हैं जो आपने कॉपी पेस्ट की होती हैं। इवन कि वो आपको ये भी बता देते हैं कि आपने कहाँ से, किस आर्टिकल के, जर्नल के किस हिस्से में से आपने ये लाइन्स उठाई हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने जो है वो प्रेजेंट हो जाती है।
ठीक है। तो वो 2 रीज़न कौन से हैं जिसकी वजह से आपको प्लेजरिज्म को एक बड़ा सीरियस किस्म का फ्रॉड जो है वो समझने की ज़रूरत है। प्लेजरिज्म मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द रीडर टू वेरीफाई वेदर यू क्लेम्स अबाउट अदर ऑथर्स एंड सोर्सेज आर एक्यूरेट। अगर आपने प्लेजरिज्म किया हो तो इससे रीडर के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सके कि आप जो भी क्लेम करें अपनी स्टडी में दूसरे ऑथर्स एंड सोर्सेज के बारे में वो एक्यूरेट हैं या नहीं। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ साइंटिफिक डिबेट, you need to make your position in this debate clear by designating the authors whose work you are building on or whose ideas you are challenging। और बेटे दूसरी तरफ आप एक साइंटिफिक डिबेट का हिस्सा बनने जा रहे होते हैं, आपको अपनी पोजीशन को क्लियर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप दूसरे ऑथर्स के वर्क को यूज़ कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अपनी थ्योरी को बिल्ड कर रहे होते हैं। तो इस वजह से अगर आप प्लेजरिज्म करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा किस्म का फ्रॉड है कि आप दूसरों के आइडियाज़ को अपने आइडियाज़ बना के यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप तो डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। ट्रेंटिन सॉफ्टवेयर जो है और एम्फोरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि प्लेजरिज्म को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लेजरिज्म से बचना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 एथिकल इश्यूज़ हैं लिटरेचर रिव्यू में। दूसरों के काम को, व्यूज़ को, आइडियाज़ को मिसरिप्रेजेंट ना करें और कॉपी ना करें। उनके वर्क को, उनके ओरिजिनल वर्ड आर्ग्यूमेंट्स को अपने वर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स बना के प्रेजेंट ना करें।